हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12 यानी परमाणु, दैट इज़ एटम। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 6 यानी छठा व्याख्यान है। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु के बोहर मॉडल के बारे में। परमाणु का बोहर मॉडल, दैट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, कैसे ही कह लो एक ही बात है बच्चों। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल वो ग्रामेटिकल बात हो गई बच्चों, लैंग्वेज वाली बात हो गई। लेकिन बच्चों पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया सन 1911 में। सन 1911 में बच्चों रदरफोर्ड साहब ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था। लेकिन इस एटॉमिक मॉडल में जो रदरफोर्ड ने दिया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परीक्षणों के आधार पर परमाणु की जो तस्वीर चित्रित की थी, परमाणु के बारे में जो बताया था, नाभिक का कॉन्सेप्ट लाए थे वो रदरफोर्ड। तो वहाँ उस मॉडल में दो दिक्कतें आ रही थी बच्चों, जिनकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। लेकिन उन दिक्कतों की चर्चा आज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन कठिनाइयों में जो दिक्कतें आ रही थीं उनमें सुधार करके बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था बच्चों। तो उसका भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। लेकिन बेटर ये है कि इस लेक्चर को देखने से पहले बच्चों 5वां लेक्चर ज़रूर देखें। 5th लेक्चर आप लोग ज़रूर देख लेना, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन मैं आज थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा पिछले लेक्चर को, क्योंकि तभी हम कड़ी को कड़ी से जोड़ पाएंगे। तो बच्चों 1911 में ही बोहर ने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। 1911 में बोहर ने क्या किया था, पीएचडी की थी बच्चों, पीएचडी कर ली थी, डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। और ये डिग्री प्राप्त करने के बाद ये चले गए थे बच्चों, और कहाँ से प्राप्त की थी इन्होंने, कोपनहेगन से। ये जगह का नाम है बच्चों कोपनहेगन। चलिए थोड़ी सी कहानी सुन लो, आनंद तो तभी आएगा। थोड़ी शुरुआत कहानी से करते हैं। कोपनहेगन ये जगह कहाँ पर है बच्चों, किस देश में है, डेनमार्क में। डेनमार्क में है ये जगह। तो इस स्थान से उन्होंने, इस शहर से उन्होंने 1911 में पीएचडी की थी। फिर पीएचडी करने के बाद बच्चों ये चले गए थे रदरफोर्ड की लैब में, प्रयोगशाला में, और वहाँ पर उन्होंने इस परमाणु मॉडल का अध्ययन किया था बच्चों। ये कहाँ चले गए थे, 1912 में चले गए थे। ये कहाँ पर, रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में, रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में, यानी लैब में चले गए बच्चों। और ये प्रयोगशाला कहाँ पर थी बच्चों, मैनचेस्टर में। ये जगह कहाँ पर है, यानी रदरफोर्ड की जो लेबोरेटरी थी, जो लैब थी, वो मैनचेस्टर में थी। और ये बच्चों इंग्लैंड में है। ये जगह कहाँ है, इंग्लैंड में। तो वहाँ पर बच्चों उन्होंने कई महीनों तक रदरफोर्ड साहब की जो थ्योरी थी, जो मॉडल था, उसका अध्ययन किया कि ये कठिनाई क्यों है। जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो दिक्कत आ रही थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी, किसकी, एक तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। परमाणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्या कहते हैं इसको, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और एक परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। परमाणु का जो वर्ण क्रम होता है
स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट मिलता है, कंटिन्यूस नहीं मिलता। परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम ऐसे भी कह सकते हैं। चलो हिंदी में तो मैंने रेखीय नहीं लिख पाया, यहाँ लिख देता हूँ, एक शब्द और जोड़ लेना, रेखीय स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। हाँ बच्चों, पिछले लेक्चर में एक त्रुटि हो गई थी बच्चों, मुझसे एक भूल हो गई थी। मैं फ्लो में स्पेक्ट्रम की स्पेलिंग गलत लिख गया था, वहाँ सुधार कर लेना। SPECT में लिख गया था URUM। जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया फिर देखा, तो बच्चों अब कहाँ वीडियो को डिलीट करूँ, जरा सी बात के पीछे स्पेलिंग वाली बात है। कॉन्सेप्ट तो मैंने सही पढ़ाया है ना, तो स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों। स्पेक्ट्रम की स्पेलिंग ये होती है, नहीं ऐसा नहीं, मुझे याद नहीं है, लिख गया हूँ बच्चों जल्दबाजी में, पता नहीं क्या। तो परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम है इसकी व्याख्या नहीं हो पाई थी। क्यों ऐसा हुआ था? इन दोनों कठिनाइयों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया कि उन्होंने बोहर ने, नील्स बोहर, इनका नाम क्या है बच्चों, पूरा नाम नील्स बोहर, नील्स या नील बोहर कह लो, नील्स बोहर कह लो। तो ये जो दिक्कतें थी इनको दूर करने का प्रयास किया था उन्होंने। क्वांटम फिजिक्स लगा दी थी बच्चों, जो क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ी है रेडिएशन की, जो प्लांक और आइंस्टीन ने दी थी कि एनर्जी पैकेट्स के रूप में चलती है। आपने पढ़ा था ना, फोटोन, क्वांटा, क्वांटम। तो उस कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स और लगा दी। और जो दिक्कत आ रही थी वो किस वजह से आ रही थी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स की वजह से, वैद्युत गतिकी की वजह से आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी? अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले लेक्चर का, जिससे कि हाँ ये बोहर मॉडल समझ में आ जाए कि बोहर मॉडल के अनुसार जो धनावेश है वो नाभिक में होता है, बहुत सूक्ष्म स्थान में। कितने स्थान में? 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक का साइज होता है नाभिक का। और जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं बच्चों, यही तो बात थी। अब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर वेग यहाँ हुआ, तो देखो वेग दिशा बदल रही है ना हर जगह, यानी वेग परिवर्तित हो रहा है, यानी वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है, त्वरण है। तो त्वरित गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगर लगाते हैं तो त्वरित गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन यानी आवेशित कण, त्वरित गति करता हुआ आवेशित कण विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है विकिरण के रूप में, तरंगों के रूप में। तो उसकी जब उत्सर्जन कर रहा है तो ऊर्जा कम होती जाएगी और इस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है बच्चों वो छोटी होती जाएगी इसकी ऑर्बिट, और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर पड़ेगा, कोलाइड कर जाएगा और ये परमाणु नष्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी ये क्रिया होगी, परमाणु नष्ट। तो बच्चों जब परमाणु नष्ट हो जाएंगे तो फिर ये ग्रीन बॉडी नहीं रहेगा, लेकिन सब चीज़ का एक अस्तित्व है, स्थायी हैं परमाणु। आपने देखा है कि आप मुझे देख रहे हैं, आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं, आप मेरे हाथ में चौक देख रहे हैं, ये स्थायी हैं, ठीक है ना, नष्ट थोड़ी हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है, तो ये जो थ्योरी थी, ये जो मॉडल था रदरफोर्ड का, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम की व्याख्या नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। इस कमी को दूर किया है उन्होंने बोहर साहब ने। और जो स्पेक्ट्रम है उन्होंने ये और कहा, रदरफोर्ड ने, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड ने ये और कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जैसे ये नाभिक है, हर संभव वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, यानी जितनी चाहो उतनी ऑर्बिट्स बना सकते हो, हर एक फ्रीक्वेंसी की ऑर्बिट में, हर ऑर्बिट की आवृत्ति निश्चित होगी। तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? सतत। उसमें कोई वेवलेंथ, कोई तरंगदैर्ध्य, कोई आवृत्ति मिसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक संभव कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जितनी भी आवृत्ति की कक्षा हो उसमें चक्कर लगा सकता है। लेकिन जब परमाणु का स्पेक्ट्रम देखा गया
तो रेखीय स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। उसमें बीच बीच में कुछ तरंगदैर्घ्य मिसिंग थी, गायब थी, अनुपस्थित थी। तो ऐसा क्यों? रदरफोर्ड के अनुसार तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा सकता है, निश्चित नहीं कि उन्होंने कुछ कक्षाएं। तो इन्हीं कमियों पर मंथन करते हुए महीनों तक रिसर्च करते रहे, पढ़ते रहे रदरफोर्ड मॉडल को। रदरफोर्ड ने जो अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर जो मॉडल विकसित किया था, एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था उन्होंने। तो उसका अध्ययन करते करते वो बोहर रदरफोर्ड को गलत सिद्ध नहीं कर रहे, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं थोड़ा सा। जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाली बात है उसको हटा के क्वांटम फिजिक्स उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वांटम फिजिक्स लगा के उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, सुधार किया। और सन 1913 में, कब बच्चों? सन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। फिर क्या किया उन्होंने, कब किया बच्चों? 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल में थोड़े से सुधार करके अपना एक मॉडल दे दिया परमाणु के बारे में। इसके बारे में, परमाणु के बारे में। तो कब दिया था बच्चों? 1913 में आ गया बोहर का परमाणु मॉडल, या परमाणु का बोहर मॉडल। कहने की बात है बच्चों, कैसे कह लो। तो सन 1913 में। कहानी अच्छी लगी बच्चों? ये कहानी लिखी हुई है, आपने अभी सुनी। तो 1911 में जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके सन 1913 में बोहर ने दे दिया अपना मॉडल। परमाणु का बोहर मॉडल आया बच्चों। अब तक हमने एक भूमिका बनाई, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि अब हम इस पर क्या करना चाहते हैं, अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं। तो परमाणु का बोहर मॉडल, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे बच्चों। ये बोहर मॉडल, कहानी अच्छी लगी तो बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो कठिनाइयाँ आ रही थी, बहुत संक्षेप में बताई हैं बच्चों, रिवाइज। इन कठिनाइयों को दूर कर दिया किन्होंने? बोहर ने। और अच्छा सा एक्सप्लेनेशन तैयार हो गया। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान हो गया थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, परमाणु का बोहर मॉडल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, बोहर ने अपने मॉडल में 3 अभिगृहित दिए हैं। परमाणु के बोहर मॉडल में 3 अभिगृहित, पोस्टुलेट्स कहते हैं, यानी 3 बातें बताई उन्होंने। एक तरीके से 3 सुधार किए और यो रदरफोर्ड मॉडल में जो कठिनाई आ रही थी वो दूर हो गई बच्चों, ठीक है ना। कितने अभिगृहित दिए उन्होंने? 3। सॉरी बच्चों, 3 अभिगृहित, अभिगृहित पोस्टुलेट्स। आप ऐसे समझ लें 3 बातें बताई। 3 अभिगृहित यानी पोस्टुलेट्स। अभिगृहित को क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। कौन कौन से? 3 बातें बताई। पहली बात, 3 अभिगृहित। अभिगृहित में बच्चों ऐसा करो, देखो थोड़ा ग्रामर का भी ध्यान रखा करो, व्याकरण। कैसे लिखते हैं अभिगृहित को? ये 3 अभिगृहित दिए। पहला क्या है? देखो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, समझें बात को, मैं सुंदर सा एक वृत्त बनाता हूँ। हो सकता है आपको सुंदर न लगे, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ बच्चों बनाने का। यहाँ पर गड़बड़ हो गई, बना नहीं सुंदर, लेकिन चलिए काम चलाइए, ऐसे कर लें सही। यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आया, ठीक है। यहाँ नाभिक है और नाभिक पर धनावेश
समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश कहाँ पर है बच्चों? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? क्या बताया कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं, कितनी भी त्रिज्या की। यही तो कहा था। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ मन आए वहाँ इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, यहाँ घूम सकता है, यहाँ घूम सकता है, यहाँ घूम सकता है, मतलब कोई भी ऑर्बिट हो सकती है उसकी। मतलब ऐसा नहीं मैंने खाली जगह छोड़ दी, यहाँ भी हो सकता है, मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकता है। यानी इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट। इतनी इंग्लिश तो आप समझते हैं बच्चों, हिंदी मीडियम वाले। तो यही शब्द में गड़बड़ है, इन एनी ऑर्बिट। बोहर साहब ने क्या कहा कि नहीं भाई एनी मत कहो, मनमानी नहीं चलेगी इलेक्ट्रॉन की कि मन में आया वहाँ घूम सकता है, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, कुछ कक्षाएं निश्चित हैं, फिक्स हैं कि इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो इसके बाद इस ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। ये नाभिक पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा सकता है, यहाँ लगा सकता है, निश्चित कर दी। बीच में नहीं लगाएगा, यहाँ बीच में कोई कक्षा नहीं हो सकती। इसके बाद तीसरी होगी तो उसमें फिर मिसिंग होगा। तो निश्चित कर दिए, अलाउड ऑर्बिट्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो यही अंतर है दोनों में। यहाँ इन्होंने कहा था कि हर संभव वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, बोहर ने कहा कि नहीं भाई निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाएगा। इसीलिए बच्चों हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, परमाणु के स्पेक्ट्रम में सभी तरंग दैर्ध्य नहीं मिलती हैं, बीच बीच में तरंग दैर्ध्य मिसिंग होती हैं और हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है? रेखीय वर्णक्रम मिलता है, बीच बीच में तरंग दैर्ध्य गायब होती हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक सुधार क्या किया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटा क्या चाहिए? फ़ोन अभी देंगे, मैम का फ़ोन आ सकता है। अच्छा तुम बाय कर लो। बोलो भी तो सही, बोलो बाय, ऐसे बाय करके बोलो। हम इधर घूम गए, बाय करो जल्दी से और हमें पढ़ाने दो। हाँ हाँ, ये कहो सी यू अगेन। ओके चलो अब जाओ। तो बच्चों पहला पोस्टुलेट लिखते हैं बोहर का कि किसी परमाणु में, लिखते चलते हैं, बच्चे कहते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं। किसी परमाणु में, जल्दी जल्दी लिखते चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, संक्षेप में लिख दिया है इलेक्ट्रॉन, आप पूरा लिखना इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। परिक्रमण करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। स्थायी कक्षाएं यानी स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक बात और बताई कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये कह रहे थे कि
एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यानी जो त्वरित आवेश है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ही बच्चों। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार वो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन करता है, उसकी ऊर्जा कम होती जाती है और उसका जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है उसकी, वो छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है और नाभिक में गिर पड़ता है इलेक्ट्रॉन। ऐसी बात बताई थी ना रदरफोर्ड वाले मॉडल में, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ रहा था। इन्होंने इनकार किया कि भाई इलेक्ट्रोडायनामिक्स मत लगाओ यहाँ पर। अगर अब हमने ऑर्बिट निश्चित कर दी, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा से चक्कर लगा रहा है उतनी ही ऊर्जा से चक्कर लगाता रहेगा, उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी, वो किसी भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा बच्चों, ये बात बताई। तो इन कक्षाओं की ऊर्जा नियत रहती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, आप पूरा इलेक्ट्रॉन लिखा करना, मैं एक ही बार बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी होगी। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। या ऐसे कह लें कि स्थायी कक्षाओं में, दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते समय, यानी चक्कर लगाते समय, परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन, मैं ई लिख दूं, आप पूरा लिख लिया करना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संक्षेप में ई लिख दिया, कि समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, कुछ नहीं करेंगे, न तो ऊर्जा निकालेंगे न ग्रहण करेंगे, उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। वहीं चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रही है, एनर्जी में कोई कमी नहीं आ रही। परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है ना। जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहे तो उनकी कक्षा ऐसे नहीं होगी कि छोटी होती गई, 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 छोटी होती गई और नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर गया, ऐसा नहीं होगा। अब तो अब परमाणु स्थायी हो गया कि नहीं भाई ऊर्जा नहीं निकालते हैं, सीधी सी बात, ऊर्जा में कमी नहीं आएगी, उनकी जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस त्रिज्या कम नहीं होगी, घटेगी नहीं। स्पाइरल जो बन रहा है यहाँ, ये जो सर्पिलाकार मार्ग बन रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऊर्जा उत्सर्जित ही नहीं करेंगे। नहीं लगा रहे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना, नाराज हो गए बोहर, हम नहीं लगा रहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हम तो क्वांटम फिजिक्स लगाएंगे, क्वांटम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्वांटम थ्योरी लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। आगे आएंगी बातें, ये तो अभी पहला पोस्टुलेट आया। तो सबसे पहले पोस्टुलेट में क्या हुआ, ढंग से सुने, उन्होंने कक्षाओं को निश्चित कर दिया। अब ये कक्षाएं होंगी कौन सी, कैसे निश्चित किया है, आगे आएगी ना धीरे धीरे बात, धैर्यपूर्वक सुनते रहें। तो रदरफोर्ड जो कह रहे थे कि हर संभव वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा सकता है, नो, बोहर ने कहा नहीं भाई, कक्षाएं निश्चित होंगी, ऊर्जा स्तर निश्चित होंगे। इसमें ऊर्जा निश्चित होगी, जैसे मान लो इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस कक्षा की, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी ही रहेगी इस कक्षा में चक्कर लगाते समय, समझ रहे हैं। इसमें दूसरी वाली मान लो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ऊर्जा बढ़ गई, ये -13.6, ये -3.4, ज़्यादा हो गई। आप कहेंगे सर कम हो गई, ये 13 है, ये 3 है, भाई नेगेटिव भी तो है, तो ऊर्जा बढ़ रही है बच्चों। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई ऊर्जा अगली कक्षा में। तो जब इसमें घूमेगा तो इतनी ही रहेगी ऊर्जा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बात समझ रहे हैं ध्यान से। और इसमें
इतनी रहेगी। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूँ तो ये मैं ऊर्जाएं लिख रहा हूँ। तो कक्षाएं क्या कर दी, निश्चित कर दी। अब सेकंड पोस्टुलेट पर चलेंगे बच्चों। तो ये पहला अभिग्रहित रहा। मैंने कहा था ना 3 बातें बताएंगे। तो पहली बात ये हो गई, ये बात समझ में आ गई। पहली कठिनाई जो नाभिक की स्टेबिलिटी के बारे में थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो समस्या, वो कठिनाई दूर कर दी बोहर ने कि ऐसा नहीं होगा, एनर्जी कमी नहीं हो रही। क्यों? ऑर्बिट छोटी होगी, नहीं होगी, रेडियस कम होगी नहीं, ठीक है। और परमाणु स्थायी रहेगा, परमाणु का अस्तित्व बना रहेगा, परमाणु का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। तो चलिए अब चलेंगे सेकंड पोस्टुलेट पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब चलते हैं बच्चों सेकंड पोस्टुलेट्स पर। जो दूसरी बात उन्होंने बताई कि अब वो स्थायी कक्षाएं कौन सी होंगी। जैसे अभी हमने बताया कि बच्चों ये एक ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है और ये नाभिक है जिस पर धनावेश है, ये इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो कैसे निश्चित करें कि ये होगी और इसके बीच में कोई, इसके बाद कौन सी होगी, यहाँ आएगी कि यहाँ और भी हो सकती हैं, कौन कौन सी कक्षाएं होंगी वो। तो जो दूसरा पोस्टुलेट है बच्चों, वो एक तरीके से, बेटा ट्रांसमीटर देख लें, हम इधर रख दें। अभी बेटा शायद आपको वॉल्यूम बीच में कम मिला होगा क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर का सेल वीक हो गया था। अब मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, फिर वॉल्यूम की दिक्कत न रहे, मुझे दिखता रहे कि हाँ ऑन है। बैटरी डाउन हो गई है बच्चों इसकी, मुझे ये लाइट दिखती रहे इसकी तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे कर देते हैं। अब तो एक्चुअली जो सेकंड पोस्टुलेट है, दूसरा अभिग्रहित जो है, वो स्थायी कक्षाओं को परिभाषित करता है, उन्हें डिफाइन करता है कि कौन कौन सी कक्षाएं संभव हैं। हर एक कक्षा में नहीं, हर एक ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा, निश्चित कक्षाओं में, लेकिन उनको निश्चित भी तो करना पड़ेगा। क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। तो दूसरे पोस्टुलेट में बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण थोड़ा सही सा लगता है, आप चक्कर लगाना भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है या परिक्रमण कर सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग और कोणीय संवेग कितना होता है बच्चों, इसमें मिल गया। जिनके लिए कोणीय संवेग, बच्चों थोड़ी देर पहले आपको वॉल्यूम कम सुनाई देगा तो आप एक काम करना, ईयरफोन लगा के सुनना हमारे वीडियो को। बैटरी डाउन होने से ऐसा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग किसी कक्षा का कितना होगा, MBR, किसी इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी त्रिज्या ऑर्बिट की r है, v वेग से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना हुआ, MBR। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग यानी MBR h/2π का, ऐसे लिख लो। यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये वैल्यू दोनों वैल्यू हो गई। एक शब्द बढ़ा दूँ, बीच में गैप कर दूँ। कोणीय संवेग MBR का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है।
मल्टीपल इंटीजर होना चाहिए, मल्टीपल फैक्टर, पूर्ण गुणज होता है, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण गुणज होता है, अर्थात जो कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का mvr, तो इससे रेडियस निकल आएगी कि इतनी त्रिज्या की ऑर्बिट के बाद इतनी त्रिज्या की ऑर्बिट संभव है, बीच में और कोई ऑर्बिट नहीं होगी। mvr कितना होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणज यानी n। यहाँ पर n क्या हो गया, मल्टीपल इंटीजर, पूर्णांक। n क्या है बच्चों, मल्टीपल इंटीजर है, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। एक इंटीजर वैल्यू मतलब पूर्णांक है। n क्या है, पूर्णांक, इंटीजर। यानी n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर n बराबर 1 रखने से जितना r आएगा वो पहली ऑर्बिट होगी। यानी जैसे हमने ये बनाया, यानी इसके लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, NH/2π इंटू mv। बात समझ रहे हैं कि ये जो ऑर्बिट है इसके बाद जो अगली ऑर्बिट आएगी वही ऑर्बिट संभव होगी जिससे n की वैल्यू 2 मिले इस इक्वेशन से। बीच की वो सभी ऑर्बिट नहीं होंगी, 1.1 या 1.2 या 1.3 या 1.4 1.5 ऐसी ऑर्बिट संभव नहीं होंगी। एक के बाद n बराबर 1 के बाद दूसरे n बराबर 2 ही संभव होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ऑर्बिट निश्चित हो गई, यही स्थायी कक्षाएं हैं। केमिस्ट्री में आप इनको सेल बोलते हो। तो जैसे n बराबर 1 से जो ऑर्बिट मिलेगी पहली, जैसे k सेल या k ऑर्बिट, इससे जो मिलेगी L, फिर M, फिर N, O एंड सो ऑन, इस तरीके से मिलती जाती हैं। और n मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर जो h है बच्चों, वेयर, जहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लांक का नियतांक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। कई बार पढ़ा है, इसकी वैल्यू भी आपको याद है, 6.6 इंटू 10⁻³ -34 जूल, 6.623 लिख सकते हैं। 6.6 भी, इतना भी छोड़ सकते हो, 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। तो ऑर्बिट निश्चित हो गई, इसी कहते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटम कंडीशन हो गई, क्वांटम शर्त हो गई। ये जो पोस्टुलेट है वो क्या कहलाता है, क्वांटम शर्त, क्वांटम शर्त हो गई बच्चों। ये क्वांटम कंडीशन लगा दी, यानी क्वांटाइज्ड कर दिया ऑर्बिट को। ये नहीं कि मन में आया वो ऑर्बिट हो जाएगी, निश्चित कर दी कक्षाएं। तो मुख्य क्वांटम संख्या, कॉन्सेप्ट ये रहा। ये इक्वेशन जो है क्वांटम कंडीशन है बच्चों। ये जो इक्वेशन हमने लिखी ये क्या है, क्वांटम कंडीशन है, ये ध्यान रखना आप। mvr बराबर NH/2π। तो बच्चों अब तीसरे पोस्टुलेट पे चलेंगे। उम्मीद है कि ये वाला पोस्टुलेट समझ में आया होगा। यहाँ लिख लेना, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना बच्चों। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों हम ये कह रहे थे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इतना ही ध्यान रखें, 6.6 इतनी वैल्यू लगाया करें, क्यों ज़्यादा डिजिट याद कर रहे हैं, ठीक है ना। 6.6
देखो या अब यहाँ इतनी जगह हो गई है तो 6.626 भी लिखा मिल जाएगा आपको, या 6.63 भी लिखा मिल जाएगा ऐसे, या केवल 6.6 भी याद कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में इतना ही याद रखें, ये वाला याद रखें बच्चों, झंझट में मत पड़ो, ज़्यादा बड़ी संख्या याद करोगे। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट आपने शायद ले लिया था स्क्रीनशॉट। अब थर्ड पोस्टुलेट्स पर पहुंचेंगे बच्चों। ओके, ट्रांसमीटर ऑन है। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। तीसरा पोस्टुलेट्स जो है बोहर मॉडल का, वो बच्चों ये है कि हमने बताया था कि जैसे देखें, ये हमने बनाई एक स्थायी कक्षा, ठीक, एक कक्षा ये बनाई, एक ये बनाई और एक ये बनाई और ये बना दिया नाभिक, इस पर प्लस आवेश, ये डार्क कर देते हैं नाभिक। ये क्या है बच्चों? नाभिक है। और ये ऑर्बिट्स बना दी हमने। ये मूल ऊर्जा स्तर यानी मूल कक्षा है, न्यूनतम सबसे कम ऊर्जा इसमें होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप, इस कक्षा की ऊर्जा इससे भी ज़्यादा होगी, इस कक्षा की ऊर्जा इससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ओहो सॉरी बच्चों, कहाँ गाने बजा रहा है ये। हाँ, ट्रांसमीटर ऑन है। अब बड़ा बच्चों कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है, बैटरी डाउन हो रही है, कहीं बंद ना हो जाए। मैं ऐसे रख दूँ बच्चों, मुझे लाइट दिखती रहेगी तो दिक्कत नहीं रहेगी वीडियो में। हाँ तो बच्चों हम ये कह रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षा में परिक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता, पीछे लिख चुके हैं। लेकिन बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो यहाँ आ जाता है, अगर कैसे यहाँ संक्रमण करता है, किसी उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो विकिरण का उत्सर्जन करता है, फोटॉन्स एमिट होते हैं बच्चों, ठीक है। ये प्रारंभिक कक्षा EI और ये फाइनल अंतिम जिसमें गया EF, ये कंडीशन, ठीक है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अगर इसी में घूमता रहता तो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता न अवशोषण करता। अब तीसरे पोस्टुलेट में उन्होंने क्वांटम थ्योरी लगा दी बच्चों, यहाँ पर फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया कि फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। और कितनी ऊर्जा के फोटोन निकलेंगे, जो फोटोन निकलेंगे उनकी जो ऊर्जा होगी hν, वो कितनी होगी? इन ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर की। कितनी ऊर्जा का फोटोन निकालेगा? जितना इन ऊर्जाओं में अंतर है, ये ध्यान रखना बच्चों। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, संक्षेप में लिखते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से किसी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है, कक्षा में आने को कहते हैं उस प्रोसेस को संक्रमण, कक्षा में संक्रमण करता है। क्या लिखेंगे? संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है।
जिसका मान दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। कितनी ऊर्जा का? जिसका मान दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अंतर के बराबर होता है। दैट इज जो फोटोन निकलेगा उसकी ऊर्जा एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ी है, वो कितनी होगी? ई आई माइनस ई एफ, या E2 माइनस E1 लिख सकते हैं। EI यानी प्रारंभिक इनिशियल, EF यानी फाइनल। इसकी ऊर्जा हमने EI मान ली, यहाँ से संक्रमण हुआ है, इसकी EF मान ली, और यहाँ EI ज़्यादा होगा। जितनी बड़ी त्रिज्या की कक्षा होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर EI इज़ ग्रेटर देन EF है बच्चों, ठीक है ना। इससे हमें आवृत्ति मिल जाएगी, तरंगदैर्घ्य मिल जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको कॉन्सेप्ट। और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूल ऊर्जा स्तर में ही रहता है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन जब निम्नतम कक्षा से किसी उच्च ऊर्जा में जाना चाहता है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में, तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तो उसको एनर्जी अवशोषित करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए माइनस कितनी मान लूँ, माइनस की यहाँ इस कक्षा में ऊर्जा है मान लो -1.5 और इस कक्षा में है -3.4 मान लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसमें से यहाँ आएगा तो इसमें से इसे घटा दो, इतनी ऊर्जा का फोटोन निकलेगा। -1.5 माइनस और माइनस प्लस 3.4, 14 में से 5 गया 9 बचा और 2 में से 1 गया 1, यानी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन निकलेगा। समझ रहे हैं बात? अगर यहाँ से इस कक्षा से यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझाई है मैंने बात, आधी बात हुई है। अब मान लो वो क्या कर रहा है, यहाँ से कम ऊर्जा वाली कक्षा से आ रहा है किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में, इसमें यहाँ EI और यहाँ EF, तो वो ऊर्जा का क्या करेगा बच्चों? अवशोषण करना पड़ेगा। हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्या करना होगा? एनर्जी देनी होगी, ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा, यानी अब एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का अवशोषण करेगा। ऐसा करते हैं। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। देखने में लग रहा है बच्चों यहाँ उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आया है, निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में, यहाँ निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में आया है, लेकिन मैंने ऊपर नीचे बनाए हैं इसलिए आपको उल्टा लग रहा है। चलिए उस कन्फ्यूज़न को भी दूर करिए, एक काम करते हैं, दोबारा बनाते हैं। जैसे बच्चों ये है, क्लियर? ये क्या हुआ? नाभिक, एक ऑर्बिट ये और एक ऑर्बिट ये। क्लियर हुई बात? बात समझ रहे हैं? अच्छा सा बनाते हैं बच्चों। ठीक है ना? समझ रहे हैं? बात को ध्यान से समझते चलें। चलिए समझना है बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये। अब जैसे हमने यहाँ बनाया, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आया। अब ये नाभिक है, ये मूल कक्षा ये हुई बच्चों n बराबर 1। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जैसे आपने देखा हाइड्रोजन में एटम अपनी मूल कक्षा यानी पहली कक्षा में ही होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है किसी उच्च ऊर्जा में, चाहे यहाँ से यहाँ जाना चाहता है या यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, कहीं भी बना सकते हैं। चलो कहाँ बना दें?
यहाँ बना देते हैं, मान लो यहाँ आना चाहता है, तो उसको एनर्जी देनी होगी बच्चों, क्योंकि इस मूल कक्षा में ऊर्जा कम है। ये यानी यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, ये ई आई, और यहाँ कितनी है ई एफ, यहाँ जाना चाह रहा है उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में, मूल कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाना चाह रहा है, तो इसको हमें एनर्जी देनी होगी। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर ऊर्जा गिराई है और यहाँ एमिट हुई है। तो ये और ये एक ही बात है, देखने में उल्टा नीचे बनाया है ना, ये ऊपर बनाया है, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसका उल्टा हो गया। अब यहाँ देखिए क्लियर, यहाँ उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में, यहाँ मूल ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। देखो बच्चों, उच्च ऊर्जाओं से तो कहीं भी आ सकता है, इससे इस ऑर्बिट में भी, इससे इस ऑर्बिट में भी, लेकिन जो अवशोषण वाले संक्रमण होंगे वो मूल ऊर्जा से ही स्टार्ट होंगे। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, मूल ऊर्जा से। तो देखें बच्चों, इस बात को लिख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण करता है। अब कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा बच्चों, वही कॉन्सेप्ट, जहाँ से जहाँ तक गया है, जिस कक्षा से, जिस मूल कक्षा से जिस कक्षा में गया है, उन कक्षाओं में अंतर कितना है ऊर्जा का, उतनी ऊर्जा उसको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे नेगेटिव होती है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है मान लो -14, यहाँ कितनी है माइनस, इस पहली कक्षा में है मान लो ऊर्जा -14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और वो गया है तीसरी में, वहाँ है मान लो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उदाहरण के लिए। तो ये ज़्यादा है ऊपर वाली EF, ये EI हो गई, यानी इतनी ऊर्जा लेवल में है और इतने ऊर्जा लेवल में जाना चाहता है -2 वाली में। तो बच्चों यहाँ ये संख्या बड़ी है क्योंकि नेगेटिव में है, -14 से -2 बड़ा है, तो यानी हमें -14 से ऊर्जा -2 करनी है, तो ऊर्जा देनी होगी उसको। जब ऊर्जा दे देंगे तो वो उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाएगा। तो कितनी देनी होगी इसको ऊर्जा, जैसे -14 हैं और करने हैं हमें कितने -2, तो उसको हमें 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी होगी, प्लस करनी होगी उसमें, तभी तो बच्चों -2 बचेगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो हमें ऊर्जा उस पर गिरानी होगी, विकिरण गिराना होगा, उसको हमें ऊर्जा देनी होगी, चाहे ऊर्जा किसी तरीके से दें, उसको गर्म करके दें, रेडिएशन गिरा के दें, वैद्युत क्षेत्र लगा के दें, जिस तरीके से भी उसको एनर्जी देना चाहो। तो अवशोषण कब होगा, जब मूल कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाएगा। और जो अवशोषित फोटोन होगा वो मतलब वो कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा वो देख लेते हैं। अवशोषित फोटोन, इंग्लिश में लिख देता हूँ, अवशोषित फोटोन की जो ऊर्जा होगी बच्चों वो कितनी होगी, hν बराबर कौन सी ज़्यादा है, अब EF ज़्यादा है। जैसे जैसे आप बाहर की ओर बढ़ेंगे, नाभिक से दूर जाएंगे, उन कक्षाओं में एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आप ऐसे समझ लें, किसी बच्चे को इस ट्रैक पे दौड़ना है,
इस रास्ते पर और एक बच्चे को इतने बड़ी त्रिज्या के वृत्त में दौड़ना है। तो बच्चों जो बड़ी वाली कक्षा है, बड़ी त्रिज्या वाली कक्षा, उसमें ज़्यादा ताकत वाला बच्चा दौड़ेगा और जिसमें एनर्जी कम है, कमज़ोर बच्चा है, तो उसे छोटी कक्षा में दौड़ा देंगे। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, EF माइनस EI, EF माइनस EI, यही तो करेंगे बच्चों। और हमें ये मिल गई अवशोषित फोटोन की ऊर्जा। यहाँ पर क्या है बच्चों, EF इज ग्रेटर देन EI। बात समझ आई। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से आपने बोहर मॉडल को देखा। जो रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां आ रही थी, मतलब फिर मैं कमियां कह गया, जो कठिनाइयां आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी परमाणु के स्थायित्व के बारे में, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता, उसकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी। तो बोहर ने बच्चों अपने ये 3 पोस्टुलेट्स लगाकर उन कठिनाइयों को दूर कर दिया बच्चों। और यहीं से बच्चों मॉडर्न फिजिक्स को एक आधारशिला मिली। ये आधारशिला है, बोहर का मॉडल एक आधारशिला है मॉडर्न फिजिक्स के लिए। और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स बच्चों जोर पकड़ने लगी थी। तो बच्चों इसी काम के लिए बोहर को सन 1922 में, कब, सन 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत गर्व की बात होती है बच्चों जब ये पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया इनको। बहुत बढ़िया काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था बच्चों। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में मॉडिफिकेशन किया था। तो बच्चों बातें और भी बतानी हैं हमें। ये पोस्टुलेट्स हुए, बोहर का मॉडल हुआ, बोहर का परमाणु मॉडल हुआ। अब हमें इसी बेस पर, इन्हीं पोस्टुलेट्स के आधार पर हमें अब क्या करना है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जो हाइड्रोजन सदृश जितने परमाणु हैं हाइड्रोजन की तरह, उनके लिए ये निकालना है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की ही बात करता हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली कक्षा है वो कितनी बड़ी होगी, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, दूसरी कक्षा कितनी बड़ी होगी, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, चौथी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, क्या वो बराबर बराबर अंतर से होंगी या कम ज़्यादा का अंतर होगा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी। इस तरीके के कई विचार दिमाग में पैदा हो रहे हैं। उनकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज करना चाह रहे थे बच्चों, लेकिन लेक्चर लंबा हो रहा है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, बोहर का मतलब हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। मतलब ये तो बोहर मॉडल हो गया, अब इसको अप्लाई किया उन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, तो उसकी चर्चा करेंगे बच्चों कल। बड़ा आनंद आएगा क्योंकि यहाँ से अब जो कठिनाइयाँ थीं वो दूर हो गई हैं। सवाल में हम कहीं अटक रहे थे, वो समस्या हमने, वो गुत्थी हमने सुलझा दी। ठीक है ना, अब आनंद आएगा। तो कल का लेक्चर देखना ना भूलें, उसमें मैं बताऊंगा बच्चों बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।